Hello everyone, welcome to IAS PCS by aspirants. So in today's Indian Express we are going to discuss some very important articles. तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आज 2 अक्टूबर है तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, तो आप सबको उसकी शुभकामनाएं। और आज का जो आर्टिकल्स हैं, आप चाहे आज के एक्सप्लेन सीरीज़ के आर्टिकल्स देखें या एडिटोरियल के आर्टिकल्स देखें, उनमें कुछ आर्टिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे एक स्टोरी दी हुई है एक्सप्लेन सीरीज़ में कि कैसे इंडिया के नोट पर महात्मा गांधी का ही पिक्चर है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों, ये वो आर्टिकल है एक्सप्लेन्ड हिस्ट्री करके, हाउ गांधीज इमेज अपीयर्ड ऑन इंडियन करेंसी नोट्स। तो इंडिया की करेंसी नोट की जब भी आप बात करेंगे तो महात्मा गांधी की पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। और परमानेंट इसको कब बनाया गया, तो 1996 से इसको परमानेंट बना दिया गया। महात्मा गांधी जैसा कि फादर ऑफ नेशन है, आप सबको पता है। और ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ये पूछा जा सकता है कि कब से महात्मा गांधी की जो तस्वीर है, वो फ़ोटो जो है वो नोट्स पर, इंडिया की करेंसी पर परमानेंटली मार्क की गई, तो वो हो जाएगा 1996, उसका आंसर है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे इसको सेलेक्ट किया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इंडियन करेंसी में फ़ोटोग्राफ है वो 1946 में ली गई थी। और यहाँ देखिए, वेयर द इंडियन लीडर इज स्टैंडिंग विद ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस, attributed to an unknown photographer. This shot is to believed to have been selected because it had the most suitable expression of Gandhi smiling. इस फोटो में ये जो तस्वीर आपको महात्मा गांधी की दिखती है नोट में, ये अकेले की उनकी फ़ोटो नहीं है, बल्कि वो फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ थे उस समय की ये फ़ोटो है। और ये किसी अननोन फोटोग्राफर के द्वारा ली गई है। आरबीआई ने इसको ही सेलेक्ट किया और इसको ही किया गया क्योंकि ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का जो बेस्ट सुटेबल पिक्चर होना चाहिए वो यही होना चाहिए। गांधी सबसे पहले नोट पर गांधी जी की तस्वीर कब आई, तो ये बात है 1969 की। और 1969 में एक स्पेशल सीरीज़ के नोट्स पब्लिश किए गए थे जब महात्मा गांधी की 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। सॉरी, 1969, शायद मैंने 66 बोला क्या, तो देख लीजिएगा। यहाँ पर जो पहले आरबीआई गवर्नर थे उस समय, जब पहली बार गांधी की तस्वीर के साथ नोट छपी थी, तो उस समय एल के झा गवर्नर थे। और तब 500 के करेंसी नोट्स जो हैं वो 1987 में 500 के करेंसी नोट्स पर भी महात्मा गांधी की तस्वीर छपनी शुरू हो गई। अब बात आती है कि महात्मा गांधी से पहले किसकी तस्वीर छपती थी। तो 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली, उसके बाद कुछ समय तक किंग जॉर्ज सिक्स्थ, इनके पिक्चर को ही इंडिया के करेंसी नोट पर रखा गया, खास तौर पे जो 1 रुपये का नोट हुआ करता था इंडिया का। उसके बाद जॉर्ज सिक्स की जो तस्वीर है उसको रिप्लेस किया गया लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से, जो कि अशोका का पिलर है सारनाथ में, वहाँ का जो लायन कैपिटल है उसको किया गया। अब आरबीआई म्यूजियम की जो वेबसाइट है वो कहती है कि सिंबल्स फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू बी चोजन, यहाँ देखिए, हैड टू बी चोजन एट द आउटसेट। इट वॉज फेल्ट दैट द किंग्स पोर्ट्रेट बी रिप्लेस्ड बाय अ पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी। मतलब ये जो राजा, पहले तो सबसे पहले किंग जॉर्ज सिक्स की थी तस्वीर, उसके बाद आप देखते हैं तो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर की थी, उसके बाद महात्मा गांधी की तस्वीर आ गई। अब इसमें कहा जाता है कि बहुत आसान था कि जो लॉयन कैपिटल है उसको कोई कॉपी कर सकता था, और जो नकली नोट वगैरह बनते हैं उसकी बात हो रही थी। कॉन्सिक्वेंटली 1950 में देखा जाता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंटली इन 1950 द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया बैंक नोट्स वर इशूड इन ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ ₹2, 5, 10 and 100. ऑल ऑफ देम वर बोर विद लॉयन कैपिटल वाटरमार्क। अब आपसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस कभी भी एक स्टेटमेंट टाइप के सवाल बना सकते हैं कि क्या शुरू से ही महात्मा गांधी की तस्वीर थी, या महात्मा गांधी से पहले किस व्यक्ति की तस्वीर थी, या फिर कौन से सिंबल हुआ करते थे हमारे नोट पर महात्मा गांधी से पहले। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो सकते हैं अगर आप इसको एक बार पढ़े रहेंगे। यहाँ आप देखिए एक और डिटेल आपको मिलेगी। In 1980 saw emphasis on symbols of scientific and technological advancements and Indian art forms. Thus, the Aryabhatta satellite featured on the ₹2 note, farm mechanization on ₹5 and Konark wheel on ₹20. ये भी आए थे बीच बीच में, ऐसे नोट्स भी आए हैं। उसके बाद
महात्मा गांधी की बात करें तो बाई द 1990s द आरबीआई फेल्ट दैट द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी features on currency notes were inadequate considering the advancements in reprographic techniques। मतलब आरबीआई को 1990s के आसपास ऐसा लगता है कि ये जो भी सिंबल्स वगैरह नोट्स पे आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा सेफ नहीं हैं, वो कॉपी करने के लिए मतलब वल्नरेबल हैं काफ़ी, कॉपी आराम से हो सकती है। इसलिए अंत में चूज़ किया गया कि महात्मा गांधी को ही रखेंगे। और महात्मा गांधी जो हैं वो इंडिया के इथोस को, इंडिया की डेमोक्रेसी को, इंडिया की जो आइडियोलॉजी है उसको सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आरबीआई ने अशोका पिलर को रिप्लेस कर दिया महात्मा गांधी की इस तस्वीर से जो अभी आप देखते हैं। दोस्तों पॉलिसी से रिलेटेड एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आप देख सकते हैं, प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। मैं कहूँगा कि इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगर आपने मंथली करंट अफेयर पढ़ा होगा अगस्त महीने का विज़न आईएएस का, तो आपने देखा होगा कि उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था कि इंडिया का जो हिमालय है, इंडियन हिमालय रीजन जो है, वहाँ पर टूरिज़्म की वजह से बढ़ते हुए प्रेशर से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। वो ज्योग्राफिकल दिक्कतें भी हैं और डिज़ास्टर से रिलेटेड दिक्कतें भी हैं। तो उस पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से वो कमेटी थी, और उस स्टैंडिंग कमेटी ने बताया था, उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बताया था कि इंडिया के हिमालय रीजन्स में बहुत सारी दिक्कतें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो कि टूरिज़्म से इंड्यूस्ड हुई हैं। तो वैसे ही अगर आप बात करें इस आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में आपको दो तस्वीर दिख रही होगी, और ये इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके बारे में बात की गई है। ये भी दरअसल एक पार्लियामेंट्री कमेटी की ही रिपोर्ट है, और रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को जब टेबल किया गया तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ दिक्कतें हैं, और ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के, इनको खुद ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो प्रोटेक्शन क्या है, तो यहाँ आप थोड़ा सा डिटेल में इसको आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर, मैं कुछ बातें आपको ज़रूर बता देता हूँ। ऑब्जर्विंग दैट मेनी ऑफ 3691 centrally protected monuments are minor monuments with no national significance, the report recommended that the list should be rationalized and categorized on the basis of the structure's significance and architectural heritage value। ये इसने कहा, जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है ये भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अब क्या करना चाहिए भाई, तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हो गए हैं, उनको कैटेगोरिकली डिवाइड करना चाहिए कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन क्या है, इसके आधार पर। वाइल द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन दोनों ने कहा कि आर येट टू ड्रॉ अप द लिस्ट इन द रिपोर्ट इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर सेट टू बी एक्सक्लूडेड। मतलब कुछ एक्सक्लूड करिए, इन मॉन्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हो गए हैं। अब क्या प्रोटेक्टेड लिस्ट से हम मॉन्यूमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, क्या हटा भी सकते हैं क्या? तो इसके बारे में क्या कहता है, यहाँ पे एक एक्ट का नाम है, उस एक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी यहाँ से। वो एक्ट क्या है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन रूल्स 1959, AMASR एक्ट 1959। ये जो एक्ट है इसके बारे में क्या कहा गया है? द एक्ट प्रोटेक्ट्स मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स दैट आर मोर देन 100 years old, इंक्लूडिंग टेम्पल्स, cemeteries, inscriptions, tomb, fort, palaces, step wells, rock cut caves, and even object like canyons and mile pillars। कोस मीनार जिसको कहते हैं, हर कोस पर एक एक मीनार था। तो इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में ये एक्ट है। ये एक्ट बताता है कि डी नोटिफाई किया जा सकता है अगर वो मॉन्यूमेंट नेशनल मॉन्यूमेंट की कैटेगरी से आप उसको हटाना चाहते हैं, थोड़ा कम इंपॉर्टेंस का है। तो ये एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि एक एक्ट ऐसा भी है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट डिड द रिपोर्ट से अबाउट ASI's फंक्शनिंग। तो ASI की फंक्शनिंग के बारे में क्या कहता है, इतनी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बातें बताई गई हैं कि 300 मीटर होना चाहिए, इतना मीटर होना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शंस में आपको नहीं जाना है, बस एक बार पढ़ने के लिए मैंने कहा है, आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। और इंटरनेशनल रिलेशन के नज़रिए से अगर देखें तो एक बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल है जो आपके IR में बहुत काम आएगा, वो है प्रो चाइना अपोजिशन कैंडिडेट विंस मालदीव्स प्रेसिडेंसी डिफीट्स इंडिया फर्स्ट लीडर।
मतलब मालदीव में एक ऐसी सरकार आने जा रही है जो प्रो चाइना सरकार है। प्रो चाइना सरकार का मतलब है कि ऐसी सरकार जो चाइना के तरफ झुकी रहेगी, ऐसा आने वाले समय में हमें मालदीव्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो व्यक्ति जीत रहा है वो कौन है? वो है प्रो चाइना, वो चाइना के फेवर करते हैं। इंडिया के फेवर वाली सरकार वहाँ नहीं रहेगी। खैर, ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात है और ये डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको देखा जाएगा जब भारत के डिप्लोमेट्स देखेंगे इसको। खैर, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अब मालदीव्स चूँकि न्यूज़ में आ गया है, तो मालदीव्स के बारे में, मालदीव की थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी है और थोड़ी सी ज्योग्राफी कैसी है मालदीव्स की, मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, मालदीव्स का क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में ऐसे क्या इश्यूज़ हैं जो आगे चल के दिक्कत दे सकते हैं और उससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से आपको जाननी पड़ेंगी, जो कि स्टैटिक पार्ट होगा। तो केवल और केवल करंट नहीं बल्कि स्टैटिक पर फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए।